उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हालात वाकई ही मशकूक हैं, तुम फिक्र ना करो, मैं जाकर इस हाशिम की हड्डियों से भी असल राज उगलवा लूंगा। तनवीर ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। नहीं, हम सबको चलना होगा। हो सकता है कोई ऐसी बात सामने आ जाए कि हमें फौरी और तेज एक्शन लेना पड़े, क्योंकि अगर वाकई ही किसी मंसूबा पर काम हो रहा है और इस मंसूबे का ताल्लुक सैलाब से है तो कल ही दरियाए कॉन्डस में सबसे खौफनाक सैलाबी रेला गुजरने वाला है। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और बाकी साथी भी उठ खड़े हुए। थोड़ी देर बाद वो चारों दो कारों में बैठकर दारुल हुकूमत के एक मुतवस्त रिहायशी इलाके आसमा मोहल्ले के चौक पर पहुंच गए। यहाँ एक सिनेमा था। इमरान ने कार सिनेमा की एक तारीक साइड पर रोकी और फिर बाकी साथियों को वहीं रुकने का कहकर वो तनवीर को हमरा लिए आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उस्ताद बूटे का तंदूर पर पहुंच चुके थे। वाकई उस्ताद बूटे का तंदूर शैतान की तरह मशहूर था। ये रोटी पकाने वाले दो तंदूरों पर मुश्तमिल एक दुकान थी, जिसके बाहर एक मोटे पेट और सफ़ेद सर वाला आदमी सिर्फ वास्केट और धोती पहने बैठा पक्की पकाई रोटियां फरोख्त कर रहा था। ये उस्ताद बूटा था। ट्रक ड्राइवर उस्ताद हाशिम से मिलना है, इमरान ने इस उस्ताद बूटे से मुखातिब होकर कहा। वो 7 लाल रंग का दरवाज़ा है, अभी वापस आया है उस्ताद हाशिम, मैंने उसे घर जाते देखा है। उस्ताद बूटे ने जवाब दिया और साथ ही हाथ के इशारे से उन्हें उस्ताद हाशिम का घर भी दिखा दिया। इमरान सर हिलाता हुआ मुड़ा और उस्ताद हाशिम के घर की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर की तरफ एक मैला सा पर्दा लटक रहा था। इमरान ने दरवाज़ा पर लगी हुई जंजीर बजाई तो एक छोटा सा बच्चा जिसके जिस्म पर सिर्फ निकर थी नाक बहाता बाहर आ गया। उस्ताद हाशिम तुम्हारा अब्बा है, इमरान ने ज़रा ऊंची आवाज़ में इस बच्चे से मुखातिब होकर कहा। उसका मकसद यही था कि उसकी आवाज़ घर के अंदर तक पहुंच जाए, और वही हुआ। दूसरे लम्हे पर वो हटा और एक अधीड़ उम्र आदमी जिसके कांधे पर रुमाल मौजूद था, उसी रुमाल के एक कोने से मुसाफ करता हुआ बाहर आ गया। जी हाँ, मेरा नाम हाशिम है, फरमाइए। उस्ताद हाशिम ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में इमरान और तनवीर दोनों को गौर से देखते हुए कहा। कुछ माल बुक कराना था बादशाह के लिए। हमें मैनेजर असलम चौधरी ने बताया कि आप इस सारे इलाके के वाकिफ़ हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, वाकिफ़ तो हूँ, मगर उस्ताद हाशिम ने मुबहिम लहजे में कहा। आइए फिर आपसे तफसीली बात हो जाए। हमारा माल 2 माह तक मुसलसल सप्लाई होना है। हमें सिर्फ एतमाद वाला आदमी चाहिए। मुआवजे की फिक्र ना करें, जितना आप कहेंगे मिल जाएगा, बशर्ती का मुनासिब हुआ। इमरान ने उसी तरह नरम लहजे में कहा। आप सुबह आ जाएं अड्डे पर, यहाँ मेरे पास तो आपको बिठाने की भी जगह नहीं। उस्ताद हाशिम ने कुछ हिचकिचाते हुए अंदाज में कहा। असल में इमरान के पीछे खड़े हुए तनवीर की शक्ल देखकर वो घबरा रहा था, जिसके चेहरे पर बेपनाह सख्ती के आसार नमूदार थे। अरे बैठने की जरूरत नहीं है सेठ साहब, इधर सिनेमा के पास कार में मौजूद हैं। मैं तो सिर्फ इनका कारिंदा हूँ और ये उनके बॉडीगार्ड हैं। बस आप सेठ साहब को शक्ल दिखा दें ताकि वो मुतमईन हो जाएं, बाकी काम तो हम आपस में कर ही लेंगे। इमरान ने आंख का कोना दबाकर मखसूस अंदाज में बात करते हुए कहा और उस्ताद हाशिम के चेहरे पर बेइख्तियार एतमीनान भरी मुस्कुराहट रेंगने लगी। तनवीर के मुतालिक जब उसे मालूम हो गया कि ये सेठ का बॉडीगार्ड है तो इसका सारा खौफ खुद ब खुद दूर हो गया, क्योंकि इतना तो वो भी जानता था कि ये बॉडीगार्ड टाइप लोग फितरी तौर पर ही सख्त मिजाज वाक़या होते हैं, और इमरान ने भी उसकी नज़रें पहचानते हुए बात की थी ताकि वो पूरी तरह मुतमईन हो जाए। ठीक है, आइए, उस्ताद हाशिम ने बाहर आते हुए कहा, और फिर वो इमरान के साथ चलता हुआ सिनेमा की साइड पर खड़ी कारों की तरफ बढ़ गए। किस किस्म का माल है जनाब? उस्ताद हाशिम ने चलते हुए इमरान से पूछा। काला धंधा नहीं है, फिक्र ना करो, इसके बावजूद एतमाद जरूरी है, इमरान ने कहा, और उस्ताद हाशिम के चेहरे पर मजीद एतमीनान के रंग बिखर गए। इमरान ने जानबूझकर ये अल्फाज कहे थे क्योंकि घर की हालत, दरवाजे से निकलने वाले बच्चे की हालत देखकर ही वो समझ गया था कि उस्ताद हाशिम काले धंधे पर बहरहाल मुलव्विस नहीं है, वरना इसकी अपनी घर की और उसके बच्चे की यह हालत ना होती। कारें चूंकि अंधेरे में खड़ी थी, इसलिए जैसे ही उस्ताद हाशिम कार के नजदीक पहुंचा, इमरान का बाजू उल्टे अंदाज में घुमा और उसकी मुड़ी हुई उंगली का हक पूरी कुव्वत से उस्ताद हाशिम की कनपट्टी पर पड़ा। उस्ताद हाशिम के हलक से ओक की आवाज़ निकली और वो उछलकर पहलू के बल नीचे गिरने ही लगा था कि दूसरी तरफ मौजूद तनवीर ने उसे संभाल लिया। उसी लम्हे सफ्तर ने जो कार के करीब खड़ा था तेज़ी से कार का उकबी दरवाज़ा खोला और तनवीर ने अपने बाजुओं में बेहोश होते उस्ताद हाशिम को एक झटके से उठाकर अकबी सीट पर फेंक दिया, और ख़ुद भी वो इसके साथ ही अंदर दाखिल हो गया। दूसरे लम्हे दोनों कारें तेज़ी से स्टार्ट हुईं और आगे पीछे दौड़ती हुई आगे बढ़ गई।
इमरान ने कार का रुख राना हाउस की तरफ मोड़ दिया ताकि वहां इत्मीनान से उस्ताद हाशिम से पूछ-गुछ की जा सके। थोड़ी देर बाद उस्ताद हाशिम एक कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा था और इमरान के साथ तनवीर, सफ्तर, कैप्टन शकील के अलावा जोसेफ और जवाना भी खड़े थे। होश मिलाओ उसे और शुरू करो पूछ-गुछ, तनवीर ने बड़े बेचैन लहजे में कहा। नहीं, ये शरीफ और मजदूर आदमी है, कोई मुजरिम नहीं है और इतने लंबे तड़ंगे आदमियों को देखकर तो उसका दम वैसे ही निकल जाएगा, इसलिए किसी तशद्दुद के बगैर ही ये सब कुछ उगल देगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर उसने कुर्सी पर बंधे बैठे उस्ताद हाशिम का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हे बाद उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई तो इमरान हाथ छोड़कर पीछे हट गया। इमरान उस्ताद हाशिम के सामने खड़ा था जबकि उसके बाकी साथी कुर्सी के सामने एक नीम दायरे की सूरत में खड़े थे। चंद लम्हों बाद उस्ताद हाशिम की आंखें एक झटके से खुली और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। कौन हो तुम? उस्ताद हाशिम की आंखों में जैसे ही शऊर की चमक उभरी, उसने सामने खड़े इमरान और उसके साथियों को देखते ही इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा, उस्ताद हाशिम, मुझे मालूम है कि तुम एक शरीफ आदमी हो और मजदूर हो, किसी गलत धंधे में मुलव्विस नहीं हो, लेकिन तुमने ना जानते हुए भी एक ऐसे जुर्म में ताउन किया है कि जिससे पूरे मुल्क में तबाही आ सकती है। लाखों करोड़ों बेगुनाह अफराद मर सकते हैं जिनमें तुम खुद भी शामिल हो सकते हो और तुम्हारे बच्चे भी। इसलिए अगर तुम वाकई ही बेगुनाह हो तो जो कुछ मैं पूछूं सच सच बता दो, लेकिन ये याद रखना कि बहुत से हालात हम जानते हैं और तुमसे सिर्फ इसलिए पूछेंगे कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, और अगर तुमने एक लफ्ज़ भी झूठ बोला तो तुम इन लोगों को अच्छी तरह देख लो। इंसानी हड्डियाँ तोड़ने के लिए ये इंतहाई माहिर हैं और तुम्हारे जिस्म में मौजूद सारी हड्डियाँ तोड़ने के लिए बेचैन भी हैं। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं तो ड्राइवर हूँ, तुम्हें गलत फहमी हुई है। उस्ताद हाशिम का चेहरा खौफ की शिद्दत से हल्दी की तरह जर्द पड़ गया और आंखें उबलकर हलकों से बाहर आने के लिए बेचैन हो रही थी। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई उस्ताद हाशिम, तुमने तरजीसम पत्थरों से लदा हुआ ट्रक बादशाह पहुँचाया है, हाँ या ना? इमरान ने सर्द लहजे में कहा, हाँ पहुँचाया है, अभी वहीं से तो फारिग होकर घर आया था। मगर उस्ताद हाशिम ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन अब उसके चेहरे पर खौफ के साथ साथ हैरत के भी तासुरात नुमाया थे। ये तरजीसम पत्थर पाकिशिया के खिलाफ एक खौफनाक जुर्म के लिए ले जाया गया है, इसलिए तुम पूरी तफसील से बताओ कि तुमने पहले कहाँ ये पत्थर पहुँचाया है और अब कहाँ पहुँचाया है। इन लोगों ने तुम्हें सप्लाई के लिए कहा और क्या क्या कोड तय हुए थे? इमरान ने सख्त लहजे में कहा, जी जनाब, मुझे तो मालूम नहीं, पत्थर भी जुर्म कर सकते हैं जनाब, वो तो पत्थर है। 20-25 रोज़ पहले एक गैर मुल्की हमारे अड्डे के मैनेजर से मिला, उसने कहा इसने दादमीर कस्बे के गोदामों से पत्थर बादशाह पहुंचाने हैं। इसने मुआवजा हमारी मर्जी का दिया, चनाचा 25 ट्रक रोजाना के लिए अड्डे से बुक कर दिए गए, जिसमें मेरा ट्रक भी था। मैं चूँकि सब ड्राइवरों से बड़ा हूँ और ट्रक भी मेरा अपना है, इसलिए वो मुझसे बातचीत करते थे। उन्होंने बादशाह के खंडरात के करीब एक वसी मैदान में इन पत्थरों का ढेर करना शुरू कर दिया। हमें उन्होंने कहा कि हम रात को भी सप्लाई देंगे और वहां हमारे आदमी मौजूद होंगे। हम ट्रक बादशाह से 2 किलोमीटर दूर दरख्तों के एक झुंड के पास रोक देंगे। दूर से जब हम 3 बार टार चमकती देखें तो ट्रक आगे ले जाएं, इससे पहले नहीं। और जब हम इस मैदान में पहुंचेंगे तो वहां 2 आदमी मौजूद होंगे, जिनमें से एक हमारे पास आकर पूछेगा कि पत्थर किस साइज़ के हैं, तो हम उससे जवाब देंगे कि पत्थरों का कोई साइज़ नहीं होता। फिर वो हमें आगे ले जाएगा और जहां वो कहेगा कि हमने वहाँ पत्थर अनलोड करने हैं और वापस चले जाना है। मैंने उनसे पूछा भी था कि आखिर पत्थर ले जाने के लिए वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ फौलादी भट्टियाँ बनाने का एक और कारखाना भी बनने वाला है और हम नहीं चाहते कि उन्हें मालूम हो सके कि हमने पत्थरों की सप्लाई शुरू कर दी है, ताकि हमारा कारखाना इनसे पहले शुरू हो जाए। इस तरह वो जब हमारा कारखाना चालू देखेंगे तो अपना कारखाना लगाने का इरादा ख़त्म कर देंगे, वरना हो सकता है कि वो हमसे पहले कारखाना चालू कर दें और हमें काम रोकना पड़े। इस पर हम मुतमईन हो गए। 25 ट्रक रोज़ के हिसाब से तकरीबन 500 ट्रक वहाँ गए। उसके बाद हमें रोक दिया गया। फिर आज वही गैर मुल्की अड्डे पर आया तो मैं वहाँ मौजूद था। उसने मुझसे कहा कि फौरी तौर पर एक ट्रक पहुँचाना है, जिस पर मैं तैयार हो गया। वो मेरे साथ दादमीर के स्टोर पर गया, वहाँ एक ट्रक का ही माल मौजूद था। उसके आदमी वहाँ मौजूद थे। ट्रक लोड हुआ और मेरे साथ बैठकर दारुल हुकूमत के बिरोनी चुंगी नाके तक आया। उसने बताया कि कोड वही पुराना होगा। मैं चूँकि पहले से जानता था, इसलिए मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत
न थी। जब मैं वहां दरख्तों की झुंड के पास पहुंचा तो वैसे ही दूर से 3 बार टार्च जलाई गई और मैं ट्रक उसी मैदान में ले गया। एक गैर मुल्की ने उसी तरह मुझसे बात की, फिर ट्रक वहीं मैदान में अनलोड कर दिया गया और मैं वापस आ गया। ट्रक चूंकि बारिशों की वजह से खासा ख़राब हो रहा था और सुबह मैंने दूर जाना था, इसलिए मैंने उसे सर्विस स्टेशन पर छोड़कर अपने घर आ गया, जहां से आप मुझे यहाँ ले आए। उस्ताद हाशिम ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। वहाँ मैदान में कितने गैर मुल्की मौजूद थे? इमरान ने पूछा। 10-12 होंगे। इनके पास मखसूस किस्म के बेलचे थे। इनसे उन्होंने आधे घंटे में ट्रक अनलोड कर लिया और मैं वापस आ गया। उस्ताद हाशिम ने जवाब देते हुए कहा। मैदान में तुम्हें इन पत्थरों को लाद कर कहीं और ले जाने के लिए ट्रालियाँ वगैरह नजर आई थी? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, वैसे भी आसमान पर गहरे बादल थे और दूर दूर तक कोई रोशनी ना थी। ये पत्थर उतारने वाला काम भी गहरे अंधेरे में होता रहा। उस्ताद हाशिम ने जवाब देते हुए कहा। ये मैदान खंडरात से किस तरफ है और जहां माल उतारा गया था वहां से खंडरात कितनी दूर हैं? इमरान ने पूछा। जनाब, जहां पक्की सड़क खत्म हो जाती है वहां से दाएं तरफ एक कच्चा रास्ता जाता है। ये रास्ता खंडरात के शुमाल में घूमता हुआ पहाड़ों के पास तक चला जाता है। खंडरात के बाद पहाड़ों तक मैदान ही मैदान है और माल पहले भी अब भी पहाड़ों के करीब ही उतारा गया है। उस्ताद हाशिम ने जवाब देते हुए कहा। दादमीर कस्बे में किस जगह गोदाम है जहाँ से तुमने माल उठाया था? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा और जवाब में उस्ताद हाशिम ने पूरी तफसील से पता बता दिया। ओके उस्ताद हाशिम, तुमने सब कुछ सच बता दिया, इसलिए तुम हर किस्म की तकलीफ से महसूस रहे हो। लेकिन अब एक और बात सुन लो। अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई कि हमने तुमसे पूछ कुछ की है तो फिर तुम दुनिया के किसी भी खिते में पहुंच जाओ, इबरतनाक मौत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। जनाब, मैं वादा करता हूँ कि किसी से कुछ नहीं कहूँगा। उस्ताद हाशिम ने जल्दी से कहा। ओके, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे इस सिनेमा के करीब छोड़ाओ। इमरान ने मुड़कर कैप्टन शकील से कहा और कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। इस तरह हाथ मिलाया जैसे जेब से कोई पट्टी निकालना चाहता हो, लेकिन दूसरे लम्हे उसका हाथ बिजली की तेजी से घुमा और उस्ताद हाशिम की कन पट्टी पर पटाखा सा छूटा और उस्ताद हाशिम चीख मारकर एक बार फिर खामोश हो गया। जोसेफ, तुम उसे कार में डालो और उज़्मा महल के आगाज में जो सिनेमा आता है वहाँ किसी तारीख जगह पर लिटाओ। जब उसे होश आएगा तो खुद ब खुद उठकर घर चला जाएगा। इमरान ने अब जोसेफ से मुखातिब होकर कहा और जोसेफ सर हिलाता हुआ कुर्सी पर बेहोश पड़े हाशिम की तरफ बढ़ गया। आओ, हमें अब फौरी तौर पर इस मैदान का जायजा लेना होगा। इमरान ने सफदर और दूसरे साथियों से कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। लेकिन इस पत्थर से आखिर वहां क्या जुर्म हो रहा है, ये बात तो अब तक मेरी समझ में नहीं आई। सफदर ने इमरान के पीछे कदम बढ़ाते हुए कहा। समझ भी तो मेरी भी नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ वहां हो जरूर रहा है। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा और थोड़ी देर बाद वो 2 कारों में बैठे राना हाउस से निकलकर बादशाह के खंडरात की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। सुरंग के अंदर हालो वॉल मिशन पूरी तेज रफ्तारी से तकमील के मराहिल तय कर रहा था। इस वक्त सुरंग के अंदर ब्लू लाइन के इंजीनियर और क्रैगर सेक्शन के आदमी मौजूद थे, क्योंकि सर हेनरी फ्रेड अपनी पूरी लेबर समेत खुदाई का काम खत्म करके दारुल हुकूमत वापस चले गए थे। बाहर मौजूद मशीनरी भी दारुल हुकूमत शिफ्ट कर दी गई थी, इसलिए सुरंग के बाहर वैरानी ही वैरानी थी। दफ्तर और रिहायशी बैरकें खाली पड़ी थी। इनमें मौजूद तमाम सामान भी शिफ्ट कर दिया गया था। तय ये किया गया था कि क्रैगर सेक्शन और ब्लू लाइन सेक्शन सुरंग में रहकर रात को काम मुकम्मल कर लेगा और सुबह सन हेनरी फ्रेड वैगने भेजेंगे जिस पर सवार होकर वो दारुल हुकूमत पहुंच जाएंगे और फिर दोपहर के वक्त वो सब चार्टर्ड जहाज़ों के जरिए ग्रेट लैंड की तरफ प्रवास कर जाएंगे। कल दोपहर के करीब सैलाब भी अपने पूरे जोर पर होगा, इसलिए जब एयरपोर्ट पहुंचकर वायरलेस चार्जर का बटन ऑन होगा तो हॉलो वाल उभर कर दरिया का रास्ता रोक देगी, तो फिर खौफनाक सैलाब खौफनाक तबाहियां मचाना शुरू कर देगा। इस तरह उनका मिशन हतमी तौर पर कामयाब हो जाएगा और पाकिशिया हुकूमत को न सिर्फ काशीर का मसला भूल जाएगा बल्कि इसको मुल्क की बाका भी लाला पड़ जाएगा। क्रैगर ने अपने 10 साथियों में से 4 को हिफ्ज़े तक़द्दुम के तौर पर बादशाह खंडरात की तरफ पहाड़ी चट्टानों पर बिठाया हुआ था, जबकि 4 साथी सुराजिया टेले के पीछे पहाड़ों पर मौजूद थे। इनके पास नाइट टेलीस्कोप्स और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर मौजूद थे। को किसी किस्म का खतरा दूर दूर तक नजर आता था, लेकिन क्रैगर ने अपनी मोहतात तबीयत की वजह से ये इंतजामात किए थे ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इस खतरे से निपटा जा सके। इन 8 के अलावा बाकी 2 अफराद सुरंग के सुराजिया वाले दहाने पर मौजूद थे ताकि अगर कोई खतरा वगैरह हो तो स्पाट चट्टान की मदद से सुरंग का दहाना फौरी तौर पर बंद किया जा सके। जबकि क्रैगर मिशन स्पॉट पर एक
कुर्सी पर इत्मीनान से बैठा पाकिशिया की तबाही का सामान तकमील पसीर होते देख रहा था। ब्लू लाइन के आदमी मुसलसल काम में मसरूफ थे, जबकि चीफ इंजीनियर रॉबर्ट इधर उधर दौड़कर अपने आदमियों को खसूसी हदायत दे रहा था। पूरी सुरंग फ्लोरेसेंट ट्यूबों की मदद से दिन की तरह रोशन हो रही थी और मशीनों की तेज धमक की वजह से पूरी सुरंग की जमीन और दीवारें लरस रही थी। अचानक क्रैगर की जेब में मौजूद ट्रांसमीटर से कॉल आनी शुरू हो गई और क्रैगर ने बुरी तरह चौंक कर जेब में हाथ डाला और ट्रांसमीटर बाहर निकाल लिया। इस वक्त किसी कॉल के आने पर उसे बेहद हैरत हो रही थी। हेलो हेलो जेम्स कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर का बटन दबते ही ट्रांसमीटर से जेम्स की आवाज़ सुनाई दी और क्रैगर की हैरत में इजाफा हो गया, क्योंकि जेम्स बादशाह खंडरात की तरफ पहाड़ों में मौजूद था। यस क्रैगर अटेंडिंग। क्या बात है ओवर? क्रैगर ने सख्त लहजे में पूछा। बॉस, 2 कारें इंतहाई तेज रफ्तारी से दारुल हुकूमत की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही हैं ओवर। जेम्स ने कहा। इस वक्त खंडरात की तरफ आने का क्या मतलब हुआ ओवर? क्रैगर के लहजे में बेपनाह हैरत थी। इसलिए तो मैंने कॉल किया है। क्या ये कारें मुझे मशकूक लग रही हैं ओवर? जेम्स ने कहा। ठीक है, चेक करते रहो, लेकिन किस किस्म की मुदाखलत ना करना। वहां अगर वो खंडरात में सुरंग के दहाने की तरफ जाने लगे तो मुझे फौरन कॉल करना ओवर। क्रैगर ने उसे हदायत देते हुए कहा। यस बॉस ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और क्रैगर ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, लेकिन इसके चेहरे पर गहरी परेशानी के आसार नुमायां हो गए। क्या बात है मिस्टर क्रैगर, किसकी कॉल थी? रॉबर्ट ने तेजी से इसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। कोई खास बात नहीं है, आप अपना काम जारी रखें, क्रैगर ने सर हिलाते हुए कहा। और उसी लम्हे रॉबर्ट के किसी आदमी ने उसे आवाज़ दी तो वो इसकी तरफ वापस पलट गया। तकरीबन 5-6 मिनट बाद दोबारा कॉल आई और क्रैगर ने जल्दी से गोद में रखे हुए ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। जेम्स कॉलिंग ओवर। जेम्स की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है ओवर? क्रैगर ने होंठ चबाते हुए पूछा। बॉस, दोनों कारें सीधी उस जगह आकर रुकी हैं जहां लड़कों से माल उतारा जाता रहा है। इनमें से 4 आदमी उतरे हैं और वो टॉर्चों की मदद से इस सारी जगह का मुआयना कर रहे हैं। इन चारों के हाथों में मशीन गनें भी नजर आ रही हैं ओवर। जेम्स ने कहा। ओह वेरी बैड। इसका मतलब है कि उन्हें तरजीसम सप्लाई का पता लग गया, लेकिन वो वहां से कोई अंदाजा नहीं लगा सकेंगे। सर हेनरी फ्रेड का ख्याल था कि ट्रक को सीधा सुराजिया ले आया जाए और माल यहाँ उतारा जाए, लेकिन मैंने एहतियात के पेश नज़र ऐसा नहीं किया, वरना ये लोग सीधे हमारे सिरों पर पहुंच जाते ओवर। क्रैगर ने तेज तेज लहजे में कहा। बॉस, ये चारों हमारी इज्जत में हैं, अगर हुक्म करें तो चारों को मार गिराऊं ओवर। जेम्स ने कहा। अहमक हो गए हो तुम, नॉनसेंस। इन चारों की हलाकत से मसला ख़त्म नहीं हो जाएगा। हो सकता है इनके पीछे और लोग आ रहे हों और इनके मरते ही सारे इलाके को घेर लिया जाएगा। खामोश बैठे रहो। ओ हाँ, अगर ये खंडरात में इस तरफ जाएं जहाँ धाना है तो मुझे बताना ओवर एंड ऑल। क्रैगर ने तेज लहजे में जेम्स को चढ़ पिलाते हुए कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात और ज़्यादा नुमायां हो गए थे। लेकिन उसे यकीन था कि ये लोग इस माल की वजह से यहाँ तक किसी न किसी तरह पहुँच सकेंगे, क्योंकि माल वहां उतारकर इस ट्रक के जाने के बाद दोबारा वैगनों में लाद गया था और फिर ये वैगने वापस जाकर दारुल हुकूमत के करीब पुल पार करके एक लंबा चक्कर काटकर सुराजिया आए थे, क्योंकि दरमियान से कदीम और खस्ता पुल का सैलाब की वजह से एक बड़ा हिस्सा टूट चुका था, इसलिए वो नाकाबिले इस्तेमाल था। हालांकि रॉबर्ट और सर हेनरी फ्रेड दोनों का भी यही कहना था कि माल को खंडरात वाला दहाना खोलकर बराह रास्त सुरंग के अंदर ले जाया जाए, लेकिन क्रैगर ने इनकार कर दिया था। अब अगर ऐसा किया जाता तो जाहिर है पत्थरों के गिरने की वजह से ये लोग सुराग लगाते हुए सीधे इस दहाने तक पहुंच जाते, जबकि अब उन्हें किस किस्म का कोई सुराग ना मिल सकता था। खंडरात वाले दहाने की बात भी क्रैगर ने सिर्फ इसलिए जेम्स से की थी कि ये लोग अगर इधर जाते हैं तो फौरी तौर पर मशीनें और लाइटें बंद कर दी जाएंगी। इस तरह मशीनरी की धमक और लाइट की वजह से वो लोग सुरंग का सुराग ना लगा सकें। तकरीबन 10 मिनट तक ट्रांसमीटर खामोश रहा, लेकिन फिर इस पर कॉल आ गई। जेम्स कॉलिंग ओवर। जेम्स की आवाज़ सुनाई दी। यस ओवर। क्रैगर ने अपना नाम बताए बगैर जल्दी से कहा। बॉस, वो लोग अब खंडरात की तरफ जा रहे हैं ओवर। दूसरी तरफ से जेम्स ने कहा। ओके ओवर एंड ऑल। क्रैगर ने जल्दी से कहा और फिर इसने चीख कर रॉबर्ट को मशीनें और लाइटें फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म देना शुरू कर दिया। क्यों, क्या हुआ? रॉबर्ट ने हैरान होकर कहा। जल्दी करो, दुश्मन एजेंट सुरंग के दहाने की तरफ जा रहे हैं। अगर उन्होंने मशीनों की धमक और लाइट देख ली तो सारा मिशन फेल हो जाएगा। क्रैगर ने इंतहाई गुस्से के आलम में चीखते हुए कहा और रॉबर्ट ये सुनते ही चीख
कर अपने आदमियों को अहकामात देने लगा। चंद लम्हों बाद तमाम मशीनें एक एक करके साकित हो गईं। उसके बाद एक धमाके से तमाम लाइटें भी बुझ गई और सुरंग में घुप अंधेरा छा गया और साथ ही मौत जैसी खामोशी भी। आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त इस तरह गुजर गया तो ट्रांसमीटर कॉल आई और क्रैगर ने हाथ में पकड़े हुए ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। जेम्स कॉलिंग ओवर। जेम्स की आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? ओवर। क्रैगर ने तेज लहजे में कहा। बॉस, वो खंडरात में काफी देर घूमने फिरने के बाद अब बाहर आ गए हैं और अपनी कारों की तरफ बढ़ रहे हैं। ओवर। जेम्स ने जवाब दिया। जब कारें वापस जाएं फिर इत्तला देना। ओवर एंड ऑल। क्रैगर ने कदरे मुतमईन लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर तकरीबन 7-8 मिनट के बाद जेम्स की दोबारा कॉल आई और उसने कारों के वापस जाने की इत्तला दी तो क्रैगर ने चीख कर लाइटें दोबारा ऑन करने और मशीनरी चलाने का हुक्म दे दिया। चंद लम्हों बाद सुरंग दोबारा फ्लोरेसेंट ट्यूबों की रोशनी से जगमगा उठी और उसके बाद एक एक करके तमाम मशीनें दोबारा काम करने लग गई। ये कौन दुश्मन एजेंट थे क्रैगर? रॉबर्ट ने इंतहाई परेशानी के आलम में कहा और क्रैगर ने उसे अब तक पेश आने वाले वाक़यात तफसील से बता दिए। ओह, इसका मतलब है कि अगर ट्रक यहाँ डायरेक्ट लाया जाता तो ये लोग ऐन हमारे सिरों पर पहुंच जाते। तुम वाकई दूरबीन आदमी हो मिस्टर क्रैगर, रॉबर्ट ने कहा और क्रैगर मुस्कुरा दिया। अभी मुझे खतरा है कि ये लोग लाजमन इधर सुराजिया की तरफ भी चेकिंग के लिए आएंगे, लेकिन तुम फिक्र ना करो, हमारा मिशन हर सूरत में मुकम्मल होगा और पाकिशिया की तबाही हमारे ही हाथों मुकद्दर बन चुकी है। क्रैगर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर का बटन दबा दिया। हेलो हेलो, क्रैगर कॉलिंग रॉक्सन ओवर। क्रैगर ने बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। यस रॉक्सन कॉलिंग ओवर। चंद लम्हों बाद एक आवाज़ ट्रांसमीटर से सुनाई दी। ये रॉक्सन इस ग्रुप का इंचार्ज था जो सुराजिया टीले के पीछे मौजूद पहाड़ों में निगरानी के लिए मौजूद था। जेम्स की तरह इसके पास भी नाइट टेलीस्कोप ट्रांसमीटर मौजूद था और चूंकि ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर था इसलिए जाहिर है जेम्स और क्रैगर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू साथ साथ रॉक्सन भी सुन रहा था। रॉक्सन, जेम्स और मेरी गुफ्तगू तो तुमने सुनी होगी, इसलिए तुम्हें हालात का इल्म होगा। ओवर। क्रैगर ने कहा। यस बॉस, लेकिन ये लोग कौन हो सकते हैं और उन्हें कैसे यहाँ का क्लू मिला होगा? ओवर। रॉक्सन ने कहा। जाहिर है पाकिशिया सीक्रेट सर्विस या इंटेलिजेंस के लोग होंगे और उन्हें ट्रक पर कोई शक पड़ा होगा जिसके लिए वो यहाँ आए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो दारुल हुकूमत के करीब मौजूद दरिया का बड़ा पुल को रास करके यहाँ सुराजिया भी चेकिंग के लिए आए। इसलिए अब तुमने पूरी तरह होशियार रहना है और ये भी सुन लो कि जेम्स की तरह तुमने भी किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करनी, समझ गई? ओवर। क्रैगर ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस। ओवर। रॉक्सन ने जवाब दिया और क्रैगर ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मिशन पर काम अब आखिरी मराहिल में था और अब उसे वायरलेस चार्जर की मदद से ऑपरेट करने के इंतजामात तेजी से मुकम्मल किए जा रहे थे। क्रैगर खामोश बैठा काम होते देख रहा था। फिर तकरीबन 40-45 मिनटों के बाद यकलक ट्रांसमीटर बोल पड़ा और क्रैगर ने चौंक कर गोद में रखा हुआ ट्रांसमीटर उठाया और उसका बटन प्रेस किया। हेलो हेलो, रॉक्सन कॉलिंग ओवर। रॉक्सन की तेज आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? ओवर। क्रैगर ने होंठ भींचते हुए पूछा। बॉस, 2 कारें सुराजिया टीले की तरफ बढ़ रही हैं, मैं उन्हें दूर से आता देख रहा हूँ। ओवर। रॉक्सन ने कहा। ओके, जब मैं आकर और चेकिंग के बाद चली जाएं फिर कॉल करना। ओवर एंड ऑल। क्रैगर ने तेज लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके वो उठा और भागता हुआ सुरंग के उस तहाने की तरफ बढ़ने लगा जो सुराजिया टीले के करीब था। वहाँ उसके 2 आदमी मौजूद थे लेकिन इनके पास ट्रांसमीटर न था, लेकिन ये दहाना करीब था इसलिए क्रैगर दौड़ता हुआ जल्दी पहुंच गया। वहां दहाना बंद कर दो, जल्दी करो। क्रैगर भी उनके साथ शामिल हो गया और चंद लम्हों बाद उन्होंने चट्टान की मदद से दहाना बंद कर दिया और फिर वापस दौड़ता हुआ मिशन स्पॉट की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर उसने मशीनें बंद करने और लाइटें बुझा देने का हुक्म दिया और चंद लम्हों बाद मशीनें साकित हो गई और लाइटें बुझा दी गई। कोई आदमी किसी किस्म की हरकत ना करे और ना ही कोई आवाज़ पैदा हो, क्रैगर ने चीख कर कहा और दौड़ता हुआ वापस अपने आदमियों के पास दहाने के करीब पहुंच गया। उसने यहाँ दहाने से काफ़ी अंदर आकर रुकने और बिल्कुल साकित रहने के लिए कहा। उसे खदशा तो था कि कहीं इस चट्टान को हटाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि उसने प्रोफेसर राशिद हुसैन को इस चट्टान में खासी दिलचस्पी लेते देखा था। लेकिन ये चट्टान डबल थी, इसलिए ऊपर वाली चट्टान जोर लगाने से हट जाती थी जबकि नीचे आम सी चट्टान रह जाती थी जिसे वो ज़मीन समझ सकते थे। इस चट्टान के नीचे ज़मीन तक बड़े बड़े पत्थर लगा दो, जल्दी करो, साइडों में ढेर मौजूद है। अचानक क्रैगर ने एक ख्याल आते ही कहा। उसे ख्याल आ गया था कि अगर ऊपर वाली चट्टान हटाने के बाद उन्होंने दूसरी तह पर पैर मारे तो उन्हें नीचे मौजूद खला का पता चल जाएगा, इसलिए उसने इस खला को फौरी तौर पर पुर कर देने का फैसला कर लिया। अंधेरे में अब उन्हें काफ़ी नजर आने लग गया था और दहाने के करीब ही सुरंग की दोनों साइडों पर बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे।
सुरंग के दहाने के करीब बुलंदी में कुछ ज्यादा ना थी, जबकि आगे जाकर वो गहरी होती थी। इसलिए इन तीनों ने बड़े बड़े पत्थर उठाकर दहाने की चट्टान के नीचे रखने शुरू कर दिए। 10 मिनट भर गिरफ्तारी से काम करने के बाद आखिरकार उन्होंने चट्टान से नीचे जमीन पर पत्थरों की बाकायदा बुनियादें खड़ी कर दी। अब ऊपर से चट्टान पर पैर मारने से नीचे खला का एहसास ना हो सकता था। इंतहाई तेज रफ्तारी से काम करने की वजह से चूंकि वो तीनों ने बुरी तरह हाँप रहे थे, इसलिए वो तीनों दहाने से काफी पीछे हटकर खड़े हो गए ताकि इनकी सांसों की आवाज भी बाहर ना जा सके। सुरंग में अंधेरे के साथ साथ मौत की सी खामोशी तारी थी। फिर कुछ देर बाद उन्हें देर ही ऊपर से ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कुछ लोग मिलकर दहाने की ऊपर वाली चट्टान हटा रहे हों और क्रैगर के होंठ भींच गए। इसने बेइख्तियार जीभ में हाथ डालकर मशीन पिस्टल बाहर निकाल लिया, लेकिन ये उसकी इस तरह हरकत थी। कुछ देर बाद बाहर एक हल्का सा दाहका धमाका सुनाई दिया और क्रैगर समझ गया कि चट्टान का ऊपर वाला हिस्सा उठाकर एक तरफ फेंका गया है। अब इस मिशन का नाजुक तरीन पॉइंट आ गया था, लेकिन क्रैगर फैसला कर चुका था कि अगर ये लोग अंदर आए तो इन्हें कत्ल करके वो फौरी तौर पर बाहर निकाल कर हॉलो वॉल को ऊपर कर देगा। फिर वो दूसरे रोज दोपहर तक इंतजार न करेगा, क्योंकि अब भी सुरंग के ऊपर बहता हुआ दरिया खासा तूफानी था। फिर ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे दहाने के ऊपर 2 अफराद खड़े जोर जोर से पैर मार रहे हों, लेकिन ये आवाजें चंद लम्हों तक सुनाई दी और फिर खत्म हो गई। इस दौरान लाशऊरी तौर पर क्रैगर सांस लेना भी भूल गया था। जब ये आवाज खत्म हुई तो बेइख्तियार क्रैगर ने एक तवील सांस लिया, इत्मीनान भरा तवील सांस, और फिर तकरीबन 10-15 मिनट बाद ट्रांसमीटर की कॉल आ गई और क्रैगर की आंखें अंधेरे में ही मुसरत की वजह से जुगनुओं की तरह चमकने लगी। उसने जल्दी से मशीन पिस्टल जेब में डाला और दूसरी जेब से ट्रांसमीटर निकालकर इसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, रॉक्सन कॉलिंग ओवर। रॉक्सन की आवाज़ खामोशी में बेहद वाज़ेह सुनाई दे रही थी। यस क्रैगर, अटेंडिंग यू ओवर। क्रैगर ने तेज लहजे में कहा। बॉस, वो लोग कारों में बैठकर वापस जा रहे हैं ओवर। रॉक्सन ने जवाब देते हुए कहा। पूरी तफसील बताओ, वो यहाँ क्या करते रहे हैं ओवर। क्रैगर ने कहा। बॉस, उन्होंने बराह रास्त टीले के करीब आकर कारें रोकी और फिर नीचे उतरकर वो इधर उधर घूमते रहे। उन्होंने दफातर और बैरकें भी चेक की। इसके बाद वो दहाने की तरफ आए। पहले तो दहाने के ऊपर वाली चट्टान को टॉर्च की लाइटों से चेक करते रहे। फिर इनमें से 3 ने वो चट्टान उठानी शुरू कर दी। चट्टान उठाकर उन्होंने एक तरफ फेंकी और फिर वो दहाने पर चढ़कर कुछ देर तक उछलते रहे। उसके बाद इधर उधर घूमकर वो वापस कारों की तरफ बढ़ गए और कारें तेजी से वापस चली गईं। ओवर। रॉक्सन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर भी मोहतात रहना, हो सकता है वो दोबारा वापस आएं। ओवर एंड ऑल। क्रैगर ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने जल्दी से रॉबर्ट को लाइटें ऑन करने और मशीनें चला देने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद लाइटें जल गई और मशीनें ऑन हो गई और मिशन दोबारा काम शुरू हो गया। क्रैगर तेजी से अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा और उसने कुर्सी के पास दीवार की जड़ में मौजूद एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर उठाया और तेजी से इस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने में मसरूफ हो गया। इसके जहन में अचानक एक ख्याल आया था और वो इस ख्याल के तहत सर हेनरी फ्रेड को फौरी कॉल करना चाहता था। हेलो हेलो, क्रैगर कॉलिंग, सर हेनरी फ्रेड ओवर। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके क्रैगर ने ट्रांसमीटर ऑन करते हुए कहा, जो शायद मखसूस टाइप का ट्रांसमीटर था। इसलिए क्रैगर पूरे इत्मीनान से कॉल कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि इस टाइप के ट्रांसमीटर से होने वाली कॉल कहीं भी कैच नहीं की जा सकती। यस हेनरी फ्रेड, अटेंडिंग ओवर। सर हेनरी फ्रेड की आवाज़ सुनाई दी। सर हेनरी फ्रेड यहाँ स्पॉट पर पाकिस्तानी एजेंट चेकिंग के लिए आए थे। उन्हें शायद तरजीह वाले ट्रक पर कोई शक पड़ा है। बहरहाल वो यहाँ से नाकाम होकर वापस चले गए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो लोग आपसे फौरी तौर पर रब्ता करके चेकिंग करें कि यहाँ से कितने आदमी वापस चले गए हैं। तो आप हमारे मुतलिक उन्हें कह दें कि हम दारुल हुकूमत में अपने दोस्तों के पास चले गए हैं और आपको हमारे पतों का इल्म नहीं है। ओवर। क्रैगर ने कहा, लेकिन वो फिर मुझसे तो पूछेंगे कि हमारा क्या प्रोग्राम है और हो सकता है कि वो फिर एयरपोर्ट पर आ जाएं। ओवर। सर हेनरी फ्रेड ने कहा। उसकी फिक्र ना करें, हम दोस्तों के पास से एयरपोर्ट मुकर्ररा वक्त पर पहुंच भी सकते हैं, बल्कि हम वाकई ही इस तरह पहुंचेंगे। कौन सा वक्त रखा है आपने परवास का? ओवर। क्रैगर ने कहा। 2 जेट जहाज चार्टर्ड कराए गए हैं जो 11 बजे परवास करेंगे, लेकिन ब्लू लाइन वालों को क्या होगा? अगर वो लोग एयरपोर्ट पर आए तो वो भी वहां मौजूद होंगे। ओवर। सर हेनरी फ्रेड ने कहा। ओह हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। आप ऐसा करें कि इनके लिए सुबह 8 साढ़े 8 बजे कोई जहाज़ अलहदा चार्टर्ड करा लें। हम यहाँ से जैसे ही फारिग हुए फ़ौरन ही शहर को चल देंगे।
क्योंकि हो सकता है कि सुबह ये लोग फिर चेकिंग के लिए आए, बल्कि मेरा ख्याल है हमें दोपहर 11 बजे का इंतज़ार करने की बजाय सुबह सवेरे ही मिशन मुकम्मल कर लेना चाहिए, ताकि इन लोगों को अपनी पड़ जाए और उनकी तवज्जो हमारी तरफ हो ही ना सके। अलबत्ता हमें कहीं करीब ही कोई सवारी चाहिए, क्योंकि अगर हम इतने सारे लोग पैदल शहर में गए तो वहाँ मौजूद पुलिस और दूसरे अफराद मशकूक भी हो सकते हैं। और ग्रेगर ने होंठ चबाते हुए कहा, इन पाकिस्तानी एजेंट की अचानक आ जाने की वजह से अब इनके लिए वाकई बेशुमार मसाइल पैदा होते जा रहे थे। तुम फिक्र ना करो, मैं अभी अपने आदमियों को कह देता हूँ वो बड़े पुल के पास वेरान फॉर्म में 2 बड़ी जीपें पहुंचा देंगे। वो अलहदा रह रहे हैं। मैं यहाँ टेक्नोक्रेट्स वाली कोठी में अकेला हूँ और मेरे साथ वाली कोठी इत्फाक से किराए के लिए खाली पड़ी हुई है, इसलिए तुम लोग इस कोठी में आसानी से छुप सकते हो। मैंने तुम्हें बता देता हूँ। ओवर, सर हेनरी फ्रेड ने कहा और फिर इसने पूरी तफसील से पता ग्रेगर को समझा दिया। ठीक है, हम राह रास्त इस खाली कोठी में ही जाएंगे और मौका देखकर आपसे राब्ता कायम करेंगे। अगर हमारे पहुंचने तक उन्होंने आपसे राब्ता ना किया होगा तो फिर मेरा सेक्शन आपके पास ठहर जाएगा और ब्लू लाइन वाले साथ वाली कोठी में, वरना फिर हम सब साथ वाली कोठी में ही रहेंगे। ओवर, ग्रेगर ने कहा। ठीक है ओवर, सर हेनरी फ्रेड ने मुतमईन लहजे में कहा और ग्रेगर ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया और ट्रांसमीटर वापस नीचे रखकर वो रॉबर्ट की तरफ बढ़ गया ताकि उसके साथ डिस्कस करके वापसी और मिशन की तकमील की तमाम प्लानिंग हतमी तौर पर तय कर सके, क्योंकि इसकी छठी हिस्स कह रही थी कि इन पाकिस्तानी एजेंटों के वापस जाने के बावजूद खतरा दूर नहीं हुआ। रात काफ़ी गुजर जाने के बावजूद इमरान बिस्तर पर मुसलसल पहलू बदल रहा था। उसके जहन और दिल दोनों में शदीद बेचैनी और इज़्तिराब ने घर सा बना लिया था। हालांकि सफदर और दूसरे साथियों के साथ बादशाह के खंडरात और फिर सुराजिया के टीले को वो अच्छी तरह चेक कर चुका था और वहाँ कोई मशकूक बात सामने ना आई थी। सर हेनरी फ्रेड और उसके आदमी सुराजिया से जा चुके थे। जाहिर है साथ ही दरिया सैलाब पर था और अब तो उसका पानी दोनों किनारों से निकलकर कुछ दूर तक बह भी रहा था, इसलिए शायद सैलाब के शदीद खतरे की वजह से वो दारुल हुकूमत आ गए थे। अब उनका पता तो सुबह को ही लग सकता था। बस इसके बावजूद उसका जहन बार बार खतरे की घंटी तो एक तरफ शदीद खतरे का बाकायदा सायरन बजा रहा था। उससे यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई खौफनाक खतरा तेजी से उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा हो, लेकिन खतरा क्या था और कैसा था उनका उन्हें इल्म ना हो रहा था। एक इज़्तिराबी कैफियत ने मुसलसल उसके सहन और कलब पर अपने पंजे गाड़ लिए थे और इसी वजह से ना सिर्फ नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी, बल्कि उसे ये महसूस हो रहा था जैसे उसका नर्वस ब्रेक डाउन होने वाला हो। ये ऐसी कैफियत थी जैसे ज़िंदगी में पहली बार वो कभी 2-4 ना हुआ था। अचानक वो उठा और उसने जल्दी से साथ बड़े फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। वो टाइगर को कॉल कर रहा था। उसे मालूम था कि टाइगर रात गए तक कल्बों में रहता है, लेकिन इस वक्त आधी रात होने वाली थी, इसलिए वो लाजिमन अपने होटल के कमरे में वापस आ चुका होगा। और वही हुआ। पहले घंटी बजते ही दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। यस, टाइगर हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। यस बॉस, मैं अभी क्लब से वापस आया हूँ, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। टाइगर, तुम ऐसा करो कि नाइट टेलीस्कोप और असला लेकर फौरन दारुल हुकूमत के बाहर दरिया कॉन्डस के उस बड़े पुल पर पहुंच जाओ जहां से बादशाह के खंडरात और सुराजिया टेली की तरफ जाने वाले दोनों रास्ते आकर मिलते हैं। वहां किसी जगह छुपकर तुम इन दोनों रास्तों और दरिया के दोनों किनारों को चेक करते रहना। अगर कोई मशकूक बात हो तो मुझे फौरन ट्रांसमीटर पर कॉल करना, लेकिन सुबह तक तुमने पलके नहीं झपकने, समझ गए हो? इमरान ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, आप बेफिक्र रहें, मैं अपने फ़र्ज में कोई कोताही ना करूंगा, दूसरी तरफ से टाइगर ने कहा और इमरान ने एक झटके से रिसीवर रख दिया। दूसरे लम्हे उसके हलक से बेइख्तियार हल्का सा कहका निकल गया। वो अपने आप पर और अपने सहन पर खुद ही हंस रहा था, क्योंकि इस तराबी कैफियत से उसने ख्वामख्वाह टाइगर के ज़िम्मे एक ड्यूटी लगा दी थी। हालांकि वो अभी खुद बादशाह के खंडरात और सुराजिया के टीले दोनों अतराफ को खूब अच्छी तरह चेक करके आया था। वहाँ उल्लू बोल रहे थे, इसलिए अब वहाँ क्या मशकूक बात होनी थी जिसे टाइगर चेक करता। न जाने किस झोंक में उसने टाइगर को कॉल करके अहमकाना हुक्म दे दिया था। उसने रिसीवर उठाकर दोबारा टाइगर के नंबर डायल करके उससे रुक जाने का सोचा ही था कि फिर रिसीवर रख दिया। उसने सोचा कि इतनी तेजी से हुक्म बदल देने से टाइगर ख्वामख्वाह परेशान होगा। अगर वो रात दरिया की सैलाबी कैफियत का नज़ारा कर भी लेगा तो कोई हर्ज नहीं है। ये सोचकर भी उसने रिसीवर रख दिया था, लेकिन उसका सहन और कल भी इस्तराब कम ना हुआ था। वो दोबारा बिस्तर पर लेटकर उसी तरह पहलू बदलने लगा कि अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया और दूसरे लम्हे वो जल्दी से बिस्तर से उठा और स्लीपर पहनकर तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया।
उसे अम्मा जी की हदायत याद आ गई थी कि जब नामालूम खतरात और परेशानियां इंसान के दिल को जकड़ लें तो फिर सुकून के लिए उसे अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना चाहिए। चनाचा उसने अपने आप को पुरसकून बनाने के लिए इस हदायत पर अमल करने का फैसला किया। बाथरूम में जाकर उसने वज़ू किया, लिबास बदला और बाथरूम से आकर बेड की साइड दराज से कपड़े की टोपी निकाल कर पहनी और जाए नमाज उठाकर इसने कालीन पर बिछाई और नफल की नीयत करके उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। वो दो दो करके मुसलसल नफलें पढ़ता रहा और फिर 2 नफलों के बाद उसने गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, अगर पाकीशिया के बेगुनाह और मासूम इंसानों के खिलाफ कोई दुनियावी ताकत कोई मंसूबा तैयार कर रही हो तो उसे अपनी रहमत से नाकाम बना दे और मुजरमों का कोई सुराग अनायत फरमा दे। दुआ मांगने के बाद वो फिर नफल की नीयत करता और नमाज पढ़ना शुरू कर देता। जैसे जैसे वो नफलें पढ़ता जा रहा था उसके जहन पर कलब पर छाई हुई खौफनाक इस्तराबी कैफियत और बेचैनी सुकून में बदल रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे नामालूम खतरात की मुहीब बादल तेजी से झड़ते जा रहे हैं। वो मुसलसल नफलें अदा करता रहा। उनकी कोई गिनती उसके जहन में ना थी कि अचानक अलमारी में रखे हुए ट्रांसमीटर से कॉल की आवाज़ शुरू हो गई। Like, comment, share, press the bell icon